हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के भौतिकी के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अधिकतम चाल होता है। प्यारे बच्चों, प्रकाश का अधिकतम चाल किसमें होता है बताइए आप। जल में, कांच में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक चाल जो है वह निर्वात में होता है प्रकाश का। तो पहला क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं थे। प्यारे बच्चों, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दोनों इक्वल है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। दीप्त कहते हैं, अदीप्त कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, इनमें से सभी। तो जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसको दीप्त वस्तु कहते हैं, दीप्त या प्रदीप्त। तो तीसरा का सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। दीप्त कहते हैं, अदीप्त कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसको अदीप्त कहते हैं। तो चौथा का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाती है उसे कहते हैं पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, इनमें से सभी। तो उसको हम लोग उसको जिससे प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाती है उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। तो पांचवा का सही उत्तर भी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जिस वस्तु से किरणें आर पार गमन नहीं कर सकती है उसे क्या कहते हैं। अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, जिससे किरणें आर पार गमन नहीं करती है उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। तो छठा का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिस वस्तु पर आपतित किरणों का कुछ भाग अवशोषित हो जाए तथा कुछ भाग ही आर पार गमन करता है तो उसे कहते हैं पारभासी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जिस वस्तु पर प्रकाश की किरणें आपतित होने के बाद कुछ अवशोषित हो जाए और कुछ ही आर पार गमन करे उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। तो सातवां का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, ऊष्मा पुंज कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। तो आठवां का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगर किरण पुंज नहीं होता और ऑप्शन में केवल प्रकाश पुंज रहता, बाकी सब कुछ दूसरा होता, तो आंसर हमारा प्रकाश पुंज भी हो सकता था। लेकिन यहाँ दिए गए ऑप्शन में सबसे सूटेबल आंसर जो है वह किरण पुंज है। तो आठवां का ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। किरण पुंज जो है कितने प्रकार का होता है। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। तो सही उत्तर जो है वह 9 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिस सतह से टकराकर किरणों को वापस लौटने किसी सतह से टकराकर किरणों को वापस लौटने की घटना कहलाती है। यानी कि जब आपतित प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, इनमें से सभी। इस घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं। तो 10वां का सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है या अनंत। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के, निर्गत कोण के। तो आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, अपवर्तन का कोण 60 डिग्री हो तो उसके संगत परावर्तन, वहां अपवर्तन ना होके आपतन होगा प्यारे बच्चों। तो आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री हो तो उसके संगत परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है इस पर अपवर्तन के जगह पर परावर्तन आपतन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हमें क्या कहते हैं। तो उसको आपतन कोण कहते हैं। तो 14 का सही उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण या प्रिज्म कोण। तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो 15 का सही उत्तर भी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, जिस दर्पण का परावर्तक सतह
पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी नहीं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसको हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो 16 का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो 17 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो 18 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? परवलयिक दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो 19 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण में सभी दूरियां मापी जाती है कहाँ से? फोकस केंद्र से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस दूरी से। तो दर्पण में जितनी भी दूरियां हैं वह हम लोग हमेशा उसके ध्रुव से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए 21 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या जिसको आर से भी सूचित करते हैं में सही संबंध है, यानी कि उसकी फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर एफ बाई टू या आर बराबर 2f या ए तथा सी दोनों। तो देखिए एफ बराबर आर बाई टू यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये पहले ए ऑप्शन उसको डिफाइन कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस की आधी होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा कहते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर ए और सी अर्थात डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है उसके फोकसांतर की होती है, क्या होती है उसके फोकसांतर की? तो उसके फोकसांतर की आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकसांतर की हमेशा जो है दुगुनी होती है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी फोकसांतर की दुगुनी होती है, अर्थात 23 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रतिबिंब का प्रकार होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक, आभासी होता है, ए और बी दोनों। यानी कि प्रतिबिंब कितने टाइप्स के होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है, या आभासी होता है, या ए और बी, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर बच्चों आप जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है वह दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक, जिसको आभासी भी कहते हैं, इसलिए 24 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को, आभासी प्रतिबिंब को, या दोनों को? तो पर्दे पर प्राप्त केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंब को किया जा सकता है, इसलिए 25 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को, दोनों को? तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो 26 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अनंत पद स्थित वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जब वस्तु अनंत पद होती है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो है वह फोकस पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा बहुत वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, जिसका आकार लगभग बिंदु के आकार का होता है। तो सही उत्तर जो है वह फोकस पर हो जाएगा। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में हमेशा फोकस पर बनता है। तो 27 का सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन 28 है, अनंत और सी के बीच, जिसको सी के परे भी बोलते हैं, स्थित वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच होती है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, या सी और अनंत के बीच बनता है? तो फिर बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब अनंत और सी के बीच वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है वह सी और एफ के बीच बनता है, इसलिए सही उत्तर जो है इसका सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 29 है, वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? यानी कि वस्तु को एफ पर रखेंगे तब समान साइज का बनेगा प्रतिबिंब, या सी पर रखेंगे तब, या सी और एफ के बीच रखेंगे तब, या कहीं भी रखेंगे तब? तो जब वस्तु सी पर होती है तभी उसका प्रतिबिंब सी पर बनता है, जो वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होता है, इसलिए 29 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में कह रहा है कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब
के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को रखा जाता है, यानी कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और सी के बीच, पी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वह पी और एफ के बीच हो जाएगा। तो 30 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि तैलीय कागज होता है पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय कागज जो है वह पारभाषक होता है, इसलिए 31 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, इसलिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है वह भिन्न भिन्न होती है। तो 32 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल का कंपैरिजन है कि वायु में जो है वो प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल जो है वह कम होती है निर्वात की तुलना में। तो 33 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी कि जो दिए गए माध्यम है उसमें सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होता है? निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है, कांच में होता है। तो जो भी ये माध्यम दिया गया उसमें सबसे अधिक निर्वात में होता है, सेकंड ऑप्शन जो है वह वायु में होगा, उसके बाद जल में होगा, और सबसे कम जो है इसमें कांच में होगा। तो 34 का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, यानी कि जो गोलीय दर्पण है उसके परावर्तक सतह के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों परावर्तक सतह के जो लास्ट सीमा होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, व्यास होगा, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग दर्पण का द्वारा कहते हैं। तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? केवल अवतल में, केवल उत्तल में, केवल समतल में, समतल और उत्तल। तो प्यारे बच्चों, समतल और उत्तल दोनों ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो 36 का सही उत्तर जो है वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा जो है वह ऋणात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या वह दोनों हमेशा धनात्मक होती है। तो 38 का सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल में, समतल में, अवतल में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 प्रकाश का प्राथमिक वर्ण अर्थात रंग है नीला, लाल, हरा, इनमें से सभी। तो प्रकाश के प्राथमिक रंग ये तीनों होता है, लाल, नीला और हरा। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वह काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। तो 41 का सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से सभी। तो दाढ़ी बनाने में सबसे उपयुक्त दर्पण जो है वह अवतल दर्पण होता है, इसलिए उसी का उपयोग करते हैं। तो 42 का सही उत्तर बी हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बात वही है, क्वेश्चन नंबर 42 43 एक ही है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हजामत के लिए प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो 43 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल दर्पण का होता है या अवतल दर्पण का होता है या समतल का होता है? इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वह उत्तल दर्पण का होता है। तो 44 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें जो है किसी भी एक पारदर्शी माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो 45 का सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, आवर्धित कहते हैं, आभासी कहते हैं या वास्तविक कहते हैं। तो प्रतिबिंब और की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को
हम लोग आवर्धन कहते हैं, तो 46 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहता है कि आवर्धन होता है धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आवर्धन कभी धनात्मक भी होता है कभी ऋणात्मक भी होता है। जब प्रतिबिंब का ऊंचाई उल्टा ऊंचाई कह रहे हैं, जब प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा होगा वास्तविक होगा तो आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होगा, और जो प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा। इसलिए 47 का सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यानी कि कह रहा है क्वेश्चन की यदि आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा, ये वास्तविक और सीधा होगा, आभासी सीधा होगा सभी। तो जब ऋणात्मक है आवर्धन तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वह वास्तविक और उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जब किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, इनमें से सभी। तो जब आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। तो 49 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आवर्धन का मात्रक है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, कोई मात्रक नहीं होता है किलोमीटर। तो आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए 50 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग सबसे बेहतर होगा? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो सौर कुकर में प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग जो है वह सबसे बेहतर होता है। तो 51 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो दंत विशेषज्ञ यानी कि दांत के जो डॉक्टर हैं वह इसके यानी कि इसको हम लोग ईएनटी भी कहते हैं, तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग सबसे बेहतर होता है, तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो 52 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। तो प्रकाश का चाल जो है वह सबसे अधिक जो है दिए गए माध्यम में हवा में होगा, तो 53 का सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है? यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से सभी। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वह पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि साइड मिरर में किया जाता है। 54 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, दर्पण सूत्र है 1/b + 1/u = 1/f, 1/b + 1/f = 1/u, 1/b - 1/u = 1/f, या 1/u + 1/f = 1/v। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है 1/b + 1/u = 1/f होता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 55 का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में कौन दर्पण का आवर्धन होगा? तो v/u - v/u -u/v v/u। तो v/u जो है वह लेंस का होता है, -v/u जो वह दर्पण का होता है। तो दर्पण का पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर 56 का जो है बी हो जाएगा, -v/u। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या +20 है तो गोलीय दर्पण क्या होगा? यानी वक्रता त्रिज्या जब धनात्मक दिया है तो वह दर्पण कौन सा होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, इनमें से सभी। तो फिर बच्चों इसमें जब आवर्धन दिया हुआ है इसका आवर्धन कर रहा है, वक्रता त्रिज्या दिया है 20 यानी कि धनात्मक दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर जो है वह उत्तल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस दर्पण का आवर्धन +1 होता है? तो आवर्धन किसको बोलते हैं हम? वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, यानी कि जिसमें प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का ऊंचाई जो है एक बराबर होगा, उसका आवर्धन +1 होगा, अगर वह प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कह रहा है कि किस दर्पण का आवर्धन +1 होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो समतल दर्पण और प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का बनता है, इसलिए उसका आवर्धन +1 होता है। तो 58 का सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 32 सेमी त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, इस चूंकि वह धनात्मक है इसलिए +16 जो है इसकी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं। 60 में कह रहा है कि किसी बिंब का
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी बना है और वस्तु से बड़ा बना है, तो वस्तु कहाँ होना चाहिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो जब वस्तु P और F के बीच होती है तभी उसका प्रतिबिंब जो है वह सीधा और बड़ा बनता है। तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस या गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, यानी कि किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है यही पूछ रहा है, तो वह अवतल दर्पण और अवतल लेंस का होता है। तो 61 का सही उत्तर ए हो जाएगा, दोनों अवतल हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा, यानी कि आप दर्पण से कितना हो दूर चले जाए आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बने तो वह कौन दर्पण होगा, तो वह केवल समतल होगा, केवल उत्तल होगा, केवल अवतल होगा या समतल तथा उत्तल दोनों होगा। तो प्यारे बच्चों समतल और उत्तल में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से की अपेक्षा जो है वह सीधा बनता है, चाहे वह वस्तु नजदीक हो दूर हो। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 कहता है कि किसी कार का अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, इनमें से सभी। तो अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगता है, तो उसमें लगता है अवतल दर्पण। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है, जिसको हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं। तो वाहन में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 65 दर्पण में दूरियां, सभी दूरियां मापी जाती है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ध्रुव से, फोकस से, वक्रता केंद्र से, इनमें सभी से। तो दर्पण में सभी दूरियां जो है हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेमी होती है या 50 सेमी, बताइए आप। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो 66 का सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। 67 क्वेश्चन नंबर 67 उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, सीधा होता है, आवर्धित होता है, यानी कि सीधा और बड़ा होता है, उल्टा होता है, आवर्धित होता है, यानी कि उल्टा और आवर्धित होता है, जो कि ये गलत है। दूसरा पहला ऑप्शन जो था सीधा और आवर्धित, ये भी गलत था, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, सीधा एवं ह्रासित होता है, यानी कि सीधा और छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा और छोटा बनता है, तो इसलिए 67 का सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है, यानी कि दर्पण के सामने जो भी बिंब रखा जाएगा अर्थात जो भी दूरियां मापी जाएंगी वह धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दर्पण के सामने जब भी दूरी मापी जाती है तो उसको हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो 68 का सही आंसर बी हो जाएगा। नई जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार वो कहता है कि यदि कोई भी दर्पण हो, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे दर्पण बना देते हैं, इधर से कोई किरण आती है तो दर्पण आपका यहाँ हो, तो इधर जो भी दूरी हम मापेंगे वह ऋणात्मक होगा और यहाँ से इधर जो भी मापेंगे वह धनात्मक होगा, यानी कि प्रकाश के दिशा, इधर से प्रकाश आ रही है, हम लोग इधर मापे, विपरीत दिशा में दूरी मापे तो वह ऋणात्मक, और प्रकाश के दिशा में जैसे प्रकाश इधर से आ रही है दिशा ये होगा और हम लोग इधर से इधर नापे तो वह हमेशा धनात्मक होगा। तो दर्पण के सामने मापी गई दूरियां अर्थात प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, तथा दर्पण के पीछे अर्थात प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 68 क्वेश्चन को पढ़ लिए, जो कि 20 से 25 मिनट का लगभग वीडियो हुआ होगा। तो इस तरह से आप जो भी जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टरों का बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं, या तैयारी आपकी हो गई है तो रिवीजन भी कर सकते हैं, अपने आप को आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।